सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कल जब हमने बातचीत शुरू की थी तो आपने एक सुखद खबर सुनाई थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी जंग खत्म हो गई है ईरान के साथ और अब हम समझौते के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। लेकिन उसके उलट आज हम खबर डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान बोल रहा है अमेरिका से कल शांति समझौता नहीं होगा। ये अभी दिक्कत क्या बन गई? अभी रुक क्यों गया ये सारा मामला? देखिए, कल 2 तरफ से ये बात आई थी। एक तो अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही ईरान और अमेरिका का समझौता हो सकता है। यूरोप के किसी मुल्क में ये समझौता सिरे चढ़ सकता है और उन्होंने बधाई दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो इस समझौते की बैठक में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर कोई डील हो सकती है। लेकिन अब ईरान की तरफ से जो बात आई है, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने जो बात कही है, वो एकदम से अलग है। अमेरिका और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता रविवार को के ऊपर उस समझौते के ऊपर रविवार को हस्ताक्षर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि यह समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है। बगई के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता से तैयार हो रहे इस समझौते का मकसद सिर्फ युद्ध खत्म करना है। इसमें फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का रुख बार-बार बदलता रहा है, इसलिए समझौते को लेकर अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इससे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच 24 घंटे के अंदर पीस ट्रीटी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि इसके बाद दोनों दोनों देश इस समझौते पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करेंगे और अगले हफ्ते तकनीकी स्तर पर बातचीत होगी। तो खैर, ये बातचीत कल हमने डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से भी आप लोगों को शेयर की थी, जिसमें बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े आश्वस्त हैं कि शायद कोई बड़ी जीत हो पाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल यहाँ तक कह दिया था कि यूरोप के किसी मुल्क में जेडी वांस और खामेनेई दोनों एक समझौते के ऊपर दस्तखत कर सकते हैं, जो इस बात के गवाह होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हो गया है। खैर, तेहरान ने एक दावा और किया कि 14 जून को जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरें यूरोपियन मीडिया और अमेरिकी मीडिया ने फैलाई थी, वो अभी गलत हैं। उसमें अभी पूरी तरीके से चीजें सही नहीं है और अभी इसमें ईरान कह रहा है कि समझौते की शर्तों को लेकर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल जो मसौदा है, वो कहीं ना कहीं ईरान ही तय करेगा। अ, ट्रंप ने इस बीच आरोप भी लगाया कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों के ऊपर ड्रोन हमला किया है और उन्होंने दावा किया कि जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम किया गया। लेकिन मामला आपको पता ही है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज़ के ऊपर हमला किया था, जिसको लेकर भारत ने अमेरिका के जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट हैं, उनको भारत में तलब भी किया गया। खैर, ईरान लगातार आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक दावा बड़े पुख्ता तौर पर कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है। ईरानी सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज़्यादा माइंस बिछाई हुई हैं। सी माइंस यानी कि जो समुद्र के अंदर जो माइंस हैं, वो ईरान ने बिछाई हुई हैं। जो ईरान के जो धर्मगुरु हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका से जब बातचीत हो रही है, तो उसमें समय आदेशों का पालन ज़रूरी है और उसमें ये भी बताया गया कि सुप्रीम लीडर के बताए हुए नियमों के बाहर जाने की जो हिदायत है, वो ईरान के डिप्लोमेट्स को दी गई है। खैर, भारत से अमेरिका ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ हमारा आदेश माने।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात पर फोन पर बातचीत हुई थी। रूबियो ने साफ कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाज अमेरिकी नेवी के निर्देशों का तुरंत पालन करें ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने या ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों के खिलाफ वो लगातार कार्रवाई करेंगे। वहीं जयशंकर ने अमेरिकी नेवी के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है और व्यापारिक जहाजों पर इस तरीके की जानलेवा कार्रवाई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि भारत के 3 से ज़्यादा जो व्यापारिक जहाज हैं, उनके ऊपर अमेरिका ऑलरेडी हमला कर चुका है। खैर देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ बढ़ती हैं, लेकिन अमेरिका बहुत व्हाइट हाउस खासकर बहुत आश्वस्त है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार माइक हैना के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अभी तक ये नहीं बताया है कि समझौता एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू में क्या-क्या शामिल है या किस किस्म से बातचीत होगी, 1 चरण में होगी या 2 चरण में होगी। लेकिन ये बड़ा भरोसा व्हाइट हाउस को है कि समझौता कुछ दिनों के अंदर हो सकता है और उसमें समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। खैर अभी देखते हैं कि क्या चीज़ें बनती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दावे लगातार आप देख ही रहे हैं कि ईरान और अमेरिकी समझौते के ऊपर आ ही रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें भारतीय ऑयल टैंकर की, ज़िंदा मिसाइल के साथ एक ऑयल टैंकर भारत पहुँचा है। देखिए, अमेरिकी नेवी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह से कोचीन आए एक ऑयल टैंकर से जिंदा मिसाइल को सुरक्षित निकालकर बड़ा समुद्री हादसा टाल दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 26 मई को ओमान तट के पास एमटी ओलंपिक ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ था। इस शिप पर मार्शल आइलैंड का झंडा था। हमले के बाद मिसाइल का वार हेड फटा नहीं। वॉरहेड होता है जो मिसाइल का जो शुरुआती हिस्सा जो मतलब बेसिकली जाके अगर फटता है, वो फटा नहीं बल्कि टैंकर के बाहरी हिस्से को भेदते हुए फ्यूल टैंक में जाकर फंस गया। टैंकर जी। अरब सागर में करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके कोची सी पोर्ट के ऊपर पहुंचा है। 11 जून को इंडियन नेवी ने हाई रिस्क ऑपरेशन चलाकर मिसाइल वॉरहेड को बाहर निकाला है। और 2000 किलोमीटर का सफर भी बहुत लंबा होता है। खैर ये बताया गया कि इस किस्म का जो अपन बात करें कि हादसा हो सकता था, वो टाला गया है। 26 मई को इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया था कि ओमान की राजधानी मस्कट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर टैंकर के बाएं हिस्से में पानी के पास धमाका हुआ था। हालांकि टैंकर का कामकाज देखने वाली कंपनी स्प्रिंगफील्ड शिपिंग ने कहा था कि किसी अज्ञात चीज ने टैंकर को टक्कर मारी है। बाद में टैंकर ने अधिकारियों को बताया कि उसके अंदर एक जिंदा मिसाइल वॉरहेड फंस गया है। धमाके के कारण टैंकर से कुछ तेल भी समुद्र में बह गया था, लेकिन टैंकर ने अपना सफर जारी रखा। इस बीच इंडियन नेवी को भी टैंकर में मिसाइल फंसे होने की जानकारी मिल गई थी। तो खैर अब जो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ईओडी की जो टीम है, खासकर इंडियन साउथ नेवी कमांड की, उसने मौके पर पहुंचकर इस वॉरहेड मिसाइल के वॉरहेड को डिफ्यूज कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन गुरुग्राम जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC-IOR ने किया है। खैर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मिसाइल ने ऑयल टैंकर के बाहरी हिस्से को चीरते हुए कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और आखिर में फ्यूल टैंक में जाके फंस गया था। इस स्थिति में जरा सी भी अगर चूक होती तो बड़े धमाके का कारण बन सकती थी। इसमें टैंकर जो ऑयल टैंकर को जो लोग चला रहे थे, जो इस शिप को चला रहे थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लोग चालक दल जिसको बोलते हैं, पायलट जो होते हैं, और इसके अलावा बंदरगाह के आसपास के इलाके जो थे वो खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन खैर बड़ी सावधानी से इस पूरे मामले को सोल्व कर लिया गया है और तस्वीरें भी इंडियन नेवी की तरफ से जारी की गई हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो उधर योगी ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर आ रही बातों के ऊपर एक सेट बना दी है। जो चढ़ावे को लेकर बात आ रही थी कि उसमें बड़ी हेरा-फेरी हो रही है, पैसे इधर-उधर हो रहे हैं। अभी सेट का गठन किया है, कैसी है ये सेट? क्या कोई नतीजा आने की आशंका की जा सकती है?
देखिए दावे बहुत बड़े थे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे लगातार तूल पकड़ते रहे। भारतीय मीडिया ने हालाँकि उस हिसाब से कवर नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया। मंदिर ट्रस्ट ने शनिवार को सीएम योगी से चोरी के दावे की जाँच को लेकर एसआईटी जाँच कराने की माँग की थी। कुछ ही घंटों बाद जो यूपी गवर्नमेंट है उसने 3 सदस्यीय एसआईटी जांच की बात की और 7 दिनों के अंदर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और 15 दिनों के अंदर इंटरिम रिपोर्ट देने की बात कही गई। और इसमें ये भी बात आई कि एसआईटी ऐसी रिपोर्ट दे जिसमें आगे की गड़बड़ी की संभावनाएं न हों। मंदिर के कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पे 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसने जो ये 10 लाख रुपए थे वो गोबर के अंदर छुपाए हुए थे। इसके अलावा कुछ पैसे बक्से में भी रखे हुए थे। हालांकि ये रुपए किसके हैं ये भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन लवकुश के पिता ने भी रुपए मिलने की पुष्टि की है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे जो खबरें लीक हो रही हैं, ये बात आ रही है कि लवकुश का काम मंदिर में चढ़ावे की रकम रकम गिनने का था। और जो लवकुश की जो नौकरी है वो भी उसको लेकर भी बड़ी बड़े सवाल हैं। लवकुश ने जो नौकरी थी वो सिफारिश से हासिल की थी और बीजेपी के वो कार्यकर्ता के बेटे हैं। खैर, एसआईटी के जो लखनऊ रेंज के कमिश्नर हैं विकास विश्वास पंत और किरण एस और नील रतन, उनको एसआईटी में एसआईटी की जांच सौंपी गई है। तो देखते हैं कि किस किस्म की बात होती है। और 4-5 महीने से ही लवकुश नौकरी कर रहा था। 10 लाख रुपए उनके हाथ से हुए हैं। अब देखिए मामला ये है कि मामला है 7 करोड़ रुपए का। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो छोटे-मोटे कैशियर हैं या कैश गिनने वाले लोग हैं, उनको 8-10 लाख रुपए में उलझा के मामले को रफा-दफा कर दिया जाएगा। आरोप सीधे-सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं नृपेंद्र मिश्र, उनके खिलाफ मामला है और जो चंपत राय हैं, मामला उनके खिलाफ है। लेकिन मुझे लगता है कि और दोनों नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कैश गिनने वाले लोग हो गए या चपरासी किस्म के लोग हो गए, उनके ऊपर मामला निपटा दिया जाएगा और जो मुख्य व्यक्ति हैं, उनको वो बच जाएँगे। ख़ैर, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि नैतिकता के आधार पे जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव वगैरह हैं या फिर मुख्य लोग हैं, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। लेकिन 7 करोड़ रुपए की फेरी का मामला, जो वहाँ के ऑडिटर वगैरह थे, लेखा अधिकारी जो थे, जो कैश जी। गिनने वाले लोग थे या फिर जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, वो लोग भी लगा चुके हैं। और इसमें आप देखिए कि गोबर के अंदर 10 लाख रुपए मिलने का मतलब क्या है। तो बहुत सारी शक की सुइयाँ हैं। हिंदू धर्म में जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि राम का मंदिर बन रहा है और जिस हिसाब से बीजेपी ने इसका पूरा प्रचार किया, उसमें बड़ी पोल कहीं न कहीं बीजेपी की खुलती हुई नज़र आ रही हैं। और जो 2 व्यक्ति निशाने के घेरे में हैं, वो कहीं न कहीं दोनों ही नरेंद्र मोदी के काफ़ी क्लोज़ हैं। देखते हैं कि उनकी इस्तीफ़ा होता है या नहीं होता। नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय, दोनों मामला दोनों ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के काफ़ी क्लोज हैं। राम मंदिर आंदोलन में 1990 में जो बड़ा फेस होते थे, जिन्होंने बजरंग दल की स्थापना भी की, विनय कटियार, जो कि हालाँकि नरेंद्र मोदी के अपोज़िट सेक्शन के व्यक्ति माने जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये कोई हल्का-फुल्का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत नैतिक मामला है। और अगर जी। राम मंदिर में भी चोरी हो सकती है, तो कहीं भी हो सकती है। हालाँकि मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी खबर सुनाते हुए फिर कह रहा हूँ कि विनय कटियार बीजेपी में उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो नरेंद्र मोदी के उलट है। हालाँकि अयोध्या आंदोलन के, बजरंग दल को स्थापित करने के, राम मंदिर आंदोलन के वो बड़े चेहरे हैं। 1990 के दौर को याद करेंगे या फिर 2010 तक के दौर को याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि विनय कटियार कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा थे। खैर, नरेंद्र मोदी की उनसे दुश्मनी हुई और उन्होंने नरेंद्र मोदी लगातार विनय कटियार को भी आइसोलेट करने में लगे रहते हैं। खैर, ये बीजेपी के आपसी मामला, इंटरनल मामला, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं। लेकिन आरोप बहुत बड़े हैं कि 7 करोड़ रुपए की चोरी राम मंदिर में हुई है। बहुत बड़े आरोप हैं। देखते हैं कि सरकार किस किस्म से इस पे ऊपर कार्रवाई करती है। जी, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़ें, एक और दुखद खबर आज सामने आई। एयरफ़ोर्स का एक ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और 5 जवानों के मारे जाने की ये खबर और भी दुखद हो जाती है क्योंकि इनमें से 3 की शादी की बात चल रही थी, ये खबर सामने आई है।
देखिए बड़ी दुःख की खबर तो ये है कि हम पिछले 1 साल के अंदर शायद 8वीं-9वीं बार ये क बात कर रहे होंगे कि एयर फ़ोर्स के जो पायलट हैं, फाइटर पायलट हैं या फिर जो नौजवान हैं, उनकी डेथ की खबरों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी हम कई किस्म की इस किस्म की बातचीत कर चुके हैं, जिसमें तेजस हो या फिर और भी कई फाइटर जेट हों, वो क्रैश होते रहे हैं। ये खबर भी दिल दहला देने वाली है, जिसमें हमें पता चला कि राजस्थान के अंदर ये मामला हुआ है और उसमें असम में जोरहाट के रोरिया इंडियन एयरबेस के ऊपर तकरीबन 10 बजे के आसपास आज सुबह एयरफोर्स के विमान क्रैश हुए हैं। हादसे में राजस्थान के डिडवाना कुचामन के एक अग्निवीर वायु जो एयरफोर्स में लगे हुए थे, खेमाराम कुमार 22 साल के थे, उनकी डेथ हुई है। उसके बाकी और 5 लोग 4 लोगों की भी डेथ हुई। टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है। तो ख़ैर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है और जो ये AN-32 मालवाहक विमान है, इसका इस्तेमाल सैनिक और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। लेकिन ये जैसे ही इसको ये लैंड हो रहा था, उस समय क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई और हादसे की वजह हालाँकि अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस वजह से इसमें आग लगी है। देखिए क्रैश में 2 अफ़सर हैं, 1 सार्जेंट है, 2 अग्निवीर हैं। 5 लोगों की डेथ हुई है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा और अग्निवीर खेमाराम और दानिश आलम अग्निवीर। 2 सिपाही लेवल के रैंक के आदमी हैं, 1 जूनियर ऑफिसर जिसको सार्जेंट कहा जाता है और 2 ऑफिसर हैं। स्क्वाड्रन लीडर हो प्रशांत कुमार या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार। 5 लोगों की डेथ हुई है और अभी तक मतलब जैसे मैंने बताया कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हादसा ये किस वजह से हुआ है। असम के जोरहाट में ये हादसा हुआ है और काफ़ी इससे कहीं न कहीं इंडियन नेवी है उसमें निराशा की खबर है। जी, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात पेपर लीक की करते हैं। राहुल गांधी अपना पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। कब से और कैसे शुरुआत करेंगे? क्या ये पूरे देश में होगा या फिर सिर्फ चुनिंदा जगहों पर किया जाएगा? देखिए, पेपर लीक और जो नौकरी के लिए भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर आप उसमें कई किस्म की खबरें हैं, कई किस्म की चीज़ें हैं, उसमें कोकरोच जनता पार्टी का उभार है, कोकरोच जनता पार्टी भी अपने किस्म का काम कर रही है। देखिए इस सारे मामले में कांग्रेस भी कहीं न कहीं आंदोलनरत है, लेकिन कांग्रेस के आंदोलनों को इतना कवर नहीं किया जा रहा, नेशन वाइड उतनी कवरेज मिल नहीं रही है। इसी बीच राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है कि वो जयपुर से शायद वो अपने इस कार्यक्रम के भाजपा के खिलाफ जो नाराज़गी है उसको लेकर आंदोलन कर सकते हैं और ये बताया जा सकता है कि ये माना जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन में राहुल गांधी का साथ दे सकता है। तो ये जयपुर से इसकी शुरुआत होगी कहाँ तक जाएगा, कैसे-कैसे राहुल गांधी करेंगे, ये तो नहीं है लेकिन ये बात तय है कि राजस्थान से कहीं न कहीं जयपुर से इस आंदोलन की 14 जून को पहली मीटिंग होगी वो तो कोटा में होगी, उसके बाद देश के दूसरी जगहों के ऊपर जयपुर वगैरह है और दूसरी जगहों पे ऊपर कर सकते हैं। गढ़ माना जाता है वहाँ इस प्रोटेस्ट की जो नीट का पेपर लीक हुआ है या फिर सीबीएसई का मामला हो या और भारत में नौकरियों की जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर बड़ा आंदोलन राहुल गांधी कर सकते हैं।